जीत की बिसात, कांग्रेस भाजपा का मिशन 23, चिंतन मंथन का दौर, कहीं बदलाव तो कहीं दिल्ली दौर। साल 2023 के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली। भाजपा संगठन हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दिल्ली में संगठन की बैठक होने के साथ ही चिंतन हुआ तो तय किया गया कि दिल्ली में अब हर 2 महीने में संघ संगठन की बैठक होगी। संगठन के विस्तार के साथ सरकार और संगठन में समन्वय जरूरी। संघ पदाधिकारी बोले कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हो उपद्रवियों पर कार्रवाई। वीडी शर्मा ने बताई 2023 की योजना। विजयवर्गीय ने आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के युवा नेतृत्व को आगे लाने की कही बात। केंद्र में भाजपा और संघ के बीच समन्वय का काम देखने वाले सर सह कार्यवाह अरुण कुमार, मध्य क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक दीपक बिस्कुते, क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल और मध्य भारत प्रांत के कार्यवाह यशवंत इंदरपुरकर शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा ने तय किया कि अगले विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे के साथ उतरेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में समय समय पर राज्य के जो संगठनात्मक कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उनकी समीक्षा करते हैं। सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो विकास के काम होते हैं, उनकी समय समय पर समीक्षा करते हैं। तो ये रूटीन बैठक है और इस तरह से रूटीन बैठकें समय समय पर होती है। भाजपा डाल डाल तो कांग्रेस पात पात नजर आ रही। 2018 के फॉर्मूले के सहारे 23 में भाजपा को चित करने आला कमान अपने पत्ते खोल रहा है। अलग अलग राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट। तो वहीं प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने के साथ नाथ का संगठन पर फोकस होने और एकजुटता के लिए दिग्विजय की यात्रा की चर्चा जोरों पर। जाहिर है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही किसान बेरोजगारों के साथ आदिवासियों के मुद्दे पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उनका प्रभाव है। 7 बार के विधायक हैं और चंबल ग्वालियर क्षेत्र में अब बीजेपी की भी जो सिंधिया समर्थक है सबकी टांग उठ जाएगी। 23 का रण दिलचस्प होगा, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। मुद्दे ज्वलंत होंगे तो साथ ही दल बदल को लेकर भी सियासतदां अभी से कार्ड चल रहे हैं। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा और जीत किसके हिस्से आएगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे जीत की बिसात की। जी हां, अभी से 23 और 24 की भी तैयारी सियासी दल करने लगे हैं। पत्ते जरूर नहीं खोले जा रहे, लेकिन सियासी चौसर पर मोहरे फिट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि किसका कार्ड कितना चल पाएगा और कौन कितने वोट हासिल कर पाएगा, इस पर बात होगी। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या हिंदुत्व एजेंडे के सहारे होगी चुनावी वैतरणी पार? क्या कांग्रेस आदिवासियों को रिझा पाएगी? संघ की सीख भाजपा संगठन को देगी मजबूती? और क्या दिल्ली दखल के बाद दिखेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में और भी बदलाव? जी हां, हालिया जो बदलाव किया गया, ये माना जा रहा है कि इसके बाद कमलनाथ संगठन को पूरी मजबूती देने के लिए फोकस नजर आएंगे। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह न सिर्फ नजर आएंगे बल्कि सरकार से सवाल पूछेंगे और साथ ही साथ विपक्ष को भी मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन क्या अब जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाने में कांग्रेस पार्टी सफल हो पाएगी? क्या 2018 का फॉर्मूला रिपीट करके 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अब जो बदलाव किए गए उससे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खासा दबदबा दिखाने वाली है, अच्छा परफॉर्म करने वाली है। लेकिन क्या वाकई चेहरे की कमी को कांग्रेस ने दूर कर लिया है? इसे समझते हैं। मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ पवन पटेल जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे
साथ ब्रजगोपाल लोया भी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेश सर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जीत की बिसात है, दोनों सियासी दल कसरत करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या लग रहा है कौन कितना पसीना बहाएगा और उसका कितना अच्छा रिजल्ट उसे मिल पाएगा? देखिए, 2023 में अभी 1.5 साल का समय है चुनाव में, और उस चुनाव के लिए अभी से ही रणनीति बनाई जाती है। हर बार चुनाव के 1.5 साल पहले, 2 साल पहले से रणनीति बनना चालू होती है। और हम लोग तो जब से देखते आ रहे हैं तब से ये कि चुनावी बजट जो है वो प्रभाव डालता है करके हम सब लोग खबरें लिखा करते थे। तो ये माना जाता है कि अब चुनाव और चुनाव जैसे ही नीतियां बनेंगी, चुनाव जैसे ही घोषणाएं होंगी, चुनाव जैसे ही माने प्रलोभन जो है उसमें आएंगे। और आप ये भी हम देख ही रहे हैं कि मोहरे बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है, बड़ा बदलाव है, गोविंद सिंह जी का बड़ा अनुभव है, पर ये कि परफॉर्मेंस वो किस प्रकार का दे पाते हैं ये जरूर हम सब लोगों की नजर में रहेगी, क्योंकि गोविंद सिंह जी एक अच्छे संसदीय जानकार तो हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो ऑडिटर कैसे हैं, वक्ता कैसे हैं, ये अभी जो है उन्हें सदन में प्रमाणित करना है। क्योंकि अभी तक हमने उनके बहुत लच्छेदार भाषण, सरकार को घेरने वाले भाषण नहीं सुने हैं, बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूँ। हाँ, वो गुस्से में बोल जाते हैं, जल्दी बोल जाते हैं, उनका अपना प्रभाव है, उनकी रिस्पेक्ट है, जिसके कारण उनके कोई काम नहीं रुकते। ये गोविंद सिंह जी के बारे में जरूर है, लेकिन वो कोई ऐसा भाषण मेरे को आज तक याद नहीं है, मुझे भी 25 बरस से ज्यादा हो गया, जिनमें उन्होंने उनके कारण कोई कटघरे में खड़ा हुआ हो। ठीक है, वो आरोप लगा देते हैं तत्काल। ये एक पक्ष हो गया। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, तो मुझे जो ये समझ में नहीं आता कि हिंदुत्व की और हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात करते हैं, क्योंकि देश भर में जो पॉलिटिक्स चली थी वो मुस्लिम बैंक पॉलिटिक्स चली है अभी तक की। मैं लंबे समय का अभी इतिहास देख ही रहा था कि एक समय ऐसा आया था कि नेहरू जी के बाद से जब ये ध्रुवीकरण वाला विषय शुरू हुआ, हालांकि महात्मा गांधी जी से ही शुरू हो जाती बात, पर वो इतना लंबा बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों से, यानी 2 दशक से आसपास समझ लीजिए, या ढाई दशक समझ लीजिए, कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ही सत्ता का निर्धारण करता था, जिसकी तरफ पार्टी की तरफ चला जाता था वही। जब दलित और मुस्लिम वोट बैंकों में बदलाव आया है, जातिवादी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गई हैं, तब कांग्रेस कमजोर होती चली गई। और अब चूंकि 2017 यानी अटल जी की सरकार के समय भी हिंदू ने कभी ये विचार नहीं किया था, बहुसंख्यक समाज ने ये विचार कभी नहीं किया था कि वो वोट के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे ये मालूम था कि वो तो इस देश का मूल निवासी है, इसलिए उस पर सत्ता तो उसी की है। लेकिन जब उन्हें ये मालूम चला कि अत्यधिक तुष्टीकरण, सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देने जैसी पॉलिटिक्स हुई है, उसके बाद उन्होंने इकट्ठा होकर के वोट डालने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है कि यदि पहले और वोट बैंक छूटते चले जाएंगे तो ये भी छूट जाएगा। तो ये परिस्थितियों के कारण जो है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू वोट संख्या ज्यादा है, कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट संख्या ज्यादा है। हिंदुत्व एजेंडे की बात हो रही है, क्यों उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे फैसले जो हैं वो दिख रहे हैं, कुछ उसकी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल जो सुरेश जी ने कहा कि एक अच्छे वक्ता के रूप में एक अच्छा भाषण याद नहीं आता, लेकिन सवाल यहाँ पर अभी एकजुटता का है, सवाल आने वाले चुनाव में परफॉर्म करने का। और जाहिर है कि अब मौका मिला है तो कांग्रेस वैसी तैयारी भी करेगी। तो क्या लगता है आपको, ग्वालियर चंबल में जिस फेस की कमी की बात आ रही थी सामने, क्या अब उसे कांग्रेस फुलफिल कर देगी? देखिए, वो फेस की जो कमी आ रही थी वो फुलफिल करेगी। उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, अभी साहब ने भी यही बताया कि उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। हो सकता है अच्छे वक्ता ना हो, इन्होंने भाषण नहीं सुना, हो सकता है उस चंबल उस रीजन के वो हैं तो वहाँ पे उनको उनके भाषण भी अच्छे लगेंगे। और आज सबसे बड़ी ज़रूरत जो है भाषण के जो बजाय जो आज भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है वो हमको आम जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे किसी भी लहजे में बड़े लच्छेदार बातें ना करके भी अगर हम अच्छी तरह से लाने में कामयाब हो गए तो हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि आज सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी की सफलता नहीं, आज ये सफलता इस देश और संविधान के, नौजवान के, किसान की है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी आज जो अब हिंदुत्व के मामले की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मैं कहता हूं कि जब इतने दिन तक सत्ता में थी तो उसको अपने कामों पे जाना चाहिए आम जनता के समय, लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। आज उनका संघ को मजबूत करने की बात आ रही है, अभी जो मैंने आपका वीडियो क्लिप देखा, मुझे ये समझ में नहीं आता इस देश और प्रदेश को कब मजबूत करने के लिए सोचेंगे। इस देश की महंगाई पे, जिस पे जिन बातों पर चुनाव में जीत गया, उन बातों का पूरा क्यों नहीं करते, समझ से परे है। आज ये इतनी तानाशाही की दरकार, तानाशाही के एकदम फुल फ्रेम में चल रहे हैं कि जो चाहेंगे करेंगे, जैसा चाहेंगे करेंगे। हमारा एक बड़ा छोटा सा इनसे निवेदन है
ब्रिज गोपाल जी से कि एक हम पिछले डिबेट में मैंने रखा था, मेरा मतलब है कि जब ये कोई व्यक्ति अगर दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, वो उसको जो संविधान में अधिकार है कि अपनी बात कहने का देगा, आवेदन पत्र देगा, उसमें सुनवाई नहीं होगी तो एक स्टेप बढ़ता है भाई कि हम धरने पे बैठे हैं, धरने के बाद हम आमरण अनशन पे जाएंगे, अनशन पे जाएंगे, लेकिन ये सरकार उनकी बात सुनती क्यों नहीं, इतनी तानाशाही क्यों, ये चीज आज तक हमें समझ में नहीं आ पाई। अब आज वो परवीन है, अपने ओबीसी चयनित शिक्षक जो है, आज वो आमरण अनशन पे 25 तारीख से चल रही हैं। मैंने खुद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि भाई मानवीयता के आधार पर कम से कम आप इनसे मिल लीजिए, आप अगर उनकी कमी, उनका काम पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो उसको कम से कम बता दीजिए। हाँ, लेकिन मेरा वही आज मैंने इसलिए लाया उस मुद्दे को क्योंकि आज फिर से हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, अब वो आमरण अनशन में तब्दील कर दिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ड्रिप चढ़ती है, उसके बाद वापस कर देते हैं। आपने कहा है लोया जी इस पे संज्ञान लेंगे, हो सकता है ये बात आगे भी जाए और जो भी उनकी दरकार है या जो भी इंसाफ है वो होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो 23 की तैयारी की बात चल रही है, जहां बीजेपी दिल्ली में बैठकें कर रही है, संघ हिंदुत्व के एजेंडे की बात कर रहा है, और दूसरी ओर देखें तो बहुत सारी योजनाओं के जरिए भी जनता के बीच पकड़ बनाने की बात हो रही है। आप भी महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान की बात करते हैं, लेकिन क्या अब बदलाव होगा आपके संगठन में, क्योंकि एक जिम्मेदारी कमलनाथ जी के कंधों पे से कम हुई है? ऑब्वियस बदलाव होगा। और अब जैसे जैसे चुनाव है कि हम लोग के भी कार्यक्रम है, यात्रा के प्रोग्राम बन रहे हैं, हम लोग के चाय चौपाल चर्चा के प्रोग्राम बन रहे हैं, तो हम लोग भी जनता से जो कनेक्ट होने के प्रोग्राम है उनको करेंगे और दोनों दल को करना चाहिए, हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये अब बजाय इसके अपनी बताने के बजाय हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि अभी ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। अरे भाई आप अपना करो, हम अपना करें, आप सत्ता में हो, आप सत्ता की काम बताओ खूबिया कि हमने ये किया, हमें वोट दो। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी भी, मुझे भी नहीं याद है कि अपनी स्पीच में ये बोलते हो कि हमने जीएसटी लगा दिया, हमने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, वोट दो, हमने कमलनाथ सरकार को गिरा दिया, वोट दो। ये कभी अपने मुद्दों पर नहीं, हमेशा हर बार नए नए मुद्दे, नए नए सफूके लेके आते हैं ताकि जनता भटकती रहे। अब आज इनका वोट आदिवासी बैंक में इनका पूरा कंसंट्रेशन है। जब हम कहते हैं आज तक कभी इन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती नहीं बनाई, कभी इनको आदिवासियों की याद नहीं आई, अब ये बड़े बड़े आयोजन कर देते हैं। इनकी अनगिनत कहानियां हैं। हम वही प्रयास करेंगे कि हमारे कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हम लोग जैसा आम जनता के बीच में जाए और उनकी कथनी और करनी को उजागर करने का प्रयास करेगा, और अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो सफल। कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ कांग्रेस जो है वो जनता के बीच जाएगी। भले अभी 16-17 महीने का वक्त है, लेकिन तैयारी इधर भी हो रही है। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप काम की बात कम कर रहे हैं, दिखावे और शोषा की बात ज्यादा करते हैं। देखिए नाजनीन जी, मैं 2-3 बातें आपसे करूं कि पवन जी और उनकी पार्टी के नेता जनता के बीच में नहीं जाते, केवल मीडिया पर आते हैं, तो उन्हें केवल वह मालूम होता है जो मीडिया की लाइमलाइट में होता है। जैसे आज यहाँ वो बैठे हैं तो यहाँ चर्चा हो रही, उन्हें अभी नहीं मालूम है कि अभी इसी माह में 20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके गया है कि हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस कनेक्शन दिया है, हमने 70 साल बाद इस देश में आपको एक पक्का शौचालय दिया है, इस देश के लोगों को हमने पक्की छत देने का काम किया है, इस प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन तो, लोया साहब सवाल भी तो ये है ना कि उज्ज्वला में सिलेंडर मिला, लेकिन वो रिफिल कितना हो पाया। सवाल ये भी है कि जो घर आप बनवा रहे हैं, कांग्रेस ये पूछती है कि जो अमाउंट दिया जा रहा है क्या वो काफी है, कुछ सवाल ये भी है। नाजनीन जी, जैसे आपका सिलेंडर अगर आप रिफिल लेकर आ रहे हैं तो वो भी किसी की जिम्मेवारी है क्या? एक बात। दूसरी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा सिलेंडर मैं रिफिल करा रही हूँ, मैं महंगाई की बात कर रही हूँ सर। महंगाई का जो ग्राफ बढ़ रहा है ना, देखिए उज्ज्वला का सिलेंडर तो वैसे भी हमें नहीं मिला, रुक जाइए ना, लेकिन महंगाई जरूर मिली है। जी बोलिए, उत्तर भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई थी, और जब प्रारंभ हुई थी तो 2016-17 में रिफिल 2% हुआ करता था, फिर 18-19 में बढ़कर 4.7% हुआ, और उसके बाद आज बढ़कर वो 10% से ऊपर चला गया है। महंगाई का ग्राफ भी देख लीजिए लोया साहब, महंगाई का ग्राफ भी तो बढ़ रहा है ना। आप रिफिल की बात करेंगे, वो तो जरूरत है, आदमी भरवाएगा, लेकिन क्या आप महंगाई से इत्तेफाक नहीं रखते? लोया साहब एक लाइन में जवाब दीजिए, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? एक ही लाइन में जवाब दे रहा हूँ। महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? जवाब दे रहा हूँ। महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? आप एक प्रश्न का जवाब देंगी या नहीं? आप बताइए ना, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी सर? महंगाई अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं ना सर, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी ये बताइए, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। आप सुनिए भी तो, हम आपसे फिर कह रहे हैं। लोया साहब, आप आंकड़ों की जादूगरी बताते हैं। अब सिलेंडर बोलेंगे पहले इतने % रिफिल होता था, अब इतने % रिफिल होता है। अरे हम कह रहे हैं सिलेंडर जिसको आपने उज्ज्वला में सिलेंडर। चलिए ठीक है, हाँ मैं बोल रही हूँ, आप बोल लीजिए। पवन जी बाद में बोलेंगे, आप बोल लीजिए।
दो तीन बातें मैं बड़ा स्पष्ट जी कर जी दूं बोलिए। कि जो मूल्य वृद्धि हुई है, निश्चित वो मूल्य वृद्धि हम सबकी जेब पर है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पवन जी की जेब पर है और मेरी जेब पर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, क्या मूल्य वृद्धि के साथ देश में प्रति व्यक्ति कैपिटा नहीं बढ़ा है? इसलिए लोगों को महंगाई का असर कम दिखाई दे रहा है। हम उसको समायोजित करने का काम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का भी काम कर रहे हैं कि जो महंगाई की मार है वो आम आदमी पर कम से कम पड़े। हम ऐसी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले कहा कि महंगाई से जो लोग राहत देना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने दी है। आप क्यों नहीं देना चाहते? जहां जहां कांग्रेस या गैर भाजपा सरकारें नहीं देना चाहते, केवल बातें करना चाहते हैं। नाजरीन जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिस चीज की चिंता माननीय प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा है, उन्हें नीचे लाना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है? वो सहमत है तो आपने 7 रुपए क्यों नहीं घटाया? मुझे पता था पवन जी अभी एक बात और, पवन जी सुन ली, एक बात आप अभी और कह रहे थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको लाठियों से पीट पीट कर भगा दिया आपने। अच्छा, इसीलिए आप भी नहीं सुन रहे हैं? इसीलिए आप भी नहीं सुन रहे हैं? अरे मेरी आप भी नहीं सुन रहे ना हो जाने। पवन जी, पहले एक प्रवक्ता का दायित्व निभाइए। एक आदमी एक बार में बोलेगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ, क्या आपने बेहतर होता कि भूपेश बघेल जी को थोड़ा सा, भूपेश बघेल जी को थोड़ा, ठीक है, भूपेश बघेल जी को पवन जी समझा देंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि गरीबों को राशन दिया, आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी करंट में जो सिचुएशन चल रही है, बेरोजगारी का ग्राफ जो दिख रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस बार बार नौजवानों की चिंता की बात करती है, अभी पवन जी ने कुछ रोड मैप शेयर किया कि कांग्रेस आगे क्या करेगी, बावजूद इसके आपको लग रहा है कि पुराने रिकॉर्ड की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे या फिर कुछ नया करने की भी जरूरत है? और वो नए में हिंदुत्व एजेंडे पे इतना जोर क्यों? दो बातें मैं आपसे कर दूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट चरित्र है हमारी स्थापना से आज तक कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते गलत बोल गए आप। फिर पवन जी, आप पवन जी को बोलने दीजिए, जब तक इनको ये जब तक बोल के चलिए सर, डिबेट है, थोड़ा बहुत तो होगा। अगर आप हर शब्द पर बोलेंगे तो कैसे मर्यादा का पालन? चलिए नहीं बोल रहे आप। कांग्रेस से लोग इसलिए आहत होते हैं नाज़रीन जी कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए हमारे पास एक स्थायी जनाधार है। दूसरा काम ये है कि हम अपने कामों को जनता के बीच में लेके जाते हैं कि हमने ये किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी उस दिन को काम ना करते हो। हम सुविधा भोगी लोग नहीं है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं और उन सब कामों को लेकर 2000 मोदी जी ने 100 दिन में काला धन आने की बात कही थी। नहीं लोया साहब, मोदी जी ने 100 दिन में काला धन आने की बात कही थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। आप समझ जाएंगे 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी कि नहीं कही? तब इसका जवाब नहीं दोगे? आपने बोला जो कहते हो वो कभी नहीं करते हो। आप जो कहते हो वो कभी नहीं करते हो लोया साहब। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हो, 750 किसानों को मार डालते हो आप। काला धन की बात कर रहे हैं, ये सोनिया गांधी राहुल, अरे सोनिया गांधी को अंदर करिए, आप जवाब बोल रहे हैं। आपके पास सबूत, पहले तो आप चुनाव के पहले बहुत बोलते थे, अब क्या हुआ? आप करिए ना, आपके पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ आप है भ्रम की राजनीति करते हो और दादागिरी पे काम करते हो। बताओ ना, आप नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला 100 दिन में काला धन आएंगे? ये वही वो साथ में बोलते रहेंगे। आप बताइए ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन में काला धन आने की बात नहीं कही थी? मोदी को आपने भगाया, जिन नीरव माल्या विजय मोदी को आपने उनसे 13,000 हमने वसूली की, 13,000। अरे आप कितने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिए हो? 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है पता नहीं। कितने लोगों का कोरोना के समय बिजली का बिल माफ हुआ? आप झूठ बोलने की पूरी मशीन हो, आप क्या बात करें आपसे? आप फैक्ट्री है, आप तो एक तो विषय पे नहीं रुकते। अरे विषय पे क्यों नहीं रुकते? इस विषय को कोई आदमी मर रहा है, महंगाई से मर रहा, बेरोजगारी से मर रहा, बोलते विषय नहीं है। इनसे तय कर लीजिए आपका क्या विषय है? आपने अभी बोला ना कि जो कहते हो वो करते हो। आपने लोया साहब बोला ना कि जो कहते हो नहीं बात करेंगे, आप क्या उसी विषय पर बात होगी। चलिए विषय आपने बोला ना कि विषय पर आपने बोला ना कि भाजपा पर ही बात हो रही है, विषय पर ही बात हो रही है। लोया साहब विषय है, आपने मौका दिया क्योंकि बात हो रही है 23 की और बात हो रही है सरकार में रहते हुए योजनाओं की, बात हो रही है घोषणा पत्र की। कांग्रेस आपने बोला ना कि भाजपा जो कहती है वो करती है, उसी का जवाब तो हमने दिया कि मोदी जी ने बोला था 100 करोड़ काला धन आ जाएगा 100 दिन में। अब आप सुनते नहीं मेरी बात। चलिए लोया साहब ठीक है, थोड़ा आप भी अब आप हमको बोलने नहीं देते। मैं सुरेश सर का रुख करती हूँ। सुरेश सर,
अगर देखा जाए कुछ ऐसे घोषणा पत्र की हम बात करें या चुनावी जुमलों की बात करें, बहुत ऐसे जुमले आए और गए जिसका हिसाब किताब अब भी सियासी दल एक दूसरे से मांग रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें जनता ने भी याद रखी हुई हैं, या जनता और नौजवान की अगर हम बात करें, किसान की हम बात करें, वो आय दोगुनी होने, नौकरी मिलने, स्टार्टअप शुरू होने, ऐसी चीजों पर ध्यान देगा या पुरानी बातों को याद रख के हिसाब करेगा? देखिए नाजनीन जी, जनता का जनादेश जो है वो सबकी समझ में आता है। 2014 में भाजपा के जितने विधायक थे उससे कई विधायक सांसद जितने थे उनसे बड़ी संख्या में 2019 में बढ़े हैं। तो ये जो वादा और इन सब की बातें होती हैं, इस पर जनता का रेफरेंडम क्या है वो हमारी सबकी समझ में आता है। एक राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक नेताओं को मुंह से जुगाली करना एक विषय होता है, जनता में उनका जो मंथन होता है, उसका निर्णय होता है, वो अलग बात है। जो 2014 के बाद से जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं वो अलग टाइप की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आज़ादी के बाद से और 80 तक जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो अलग थी। इंदिरा जी के कार्यकाल के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं वो अलग थी। हमें तीन दौर में देश की पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा। नेहरू जी ने जिस तरह की अधोसंरचना तैयार की थी उसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पा रहा। इंदिरा जी के कार्यकाल में जैसा विभाजन किया और जो उसके बाद जो भ्रष्टाचार हुआ है वो एक अलग परिस्थिति का हो गया। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जितने भी लेकुनास थे उनको समाप्त करने के संबंध में बातचीत चली थी। खाता खोलने की बात आई थी, गरीबों से पैसा निकलवा लिया गरीबों के खाते। आज जो है 1 क्लिक में सारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सारी सरकारें 1 क्लिक में भेज रही हैं। जो बिचौलिए खाते थे उन बिचौलियों को पैसा मिलना बंद हो गया और आज बिचौलिए कहां कहां रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको भी महसूस हो रहा होगा, जो बिचौलिए रो रहे हैं उनका आप काला धन नहीं लाए, फला नहीं लाए, ये क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि ये जो 1 क्लिक के साथ पैसा आप लोगों के खाते में जाने लग गया। मैं कांग्रेस की सरकारों के द्वारा भी 1 क्लिक में किसानों के खाते में जाने की बात कर रहा हूं और भाजपा की सरकार के बीच में भी बात कर रहा हूं। इसलिए एक तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी ये है रोजगार और बेरोजगारी के बाद में नाजनीन जी कोई भी नाराज हो सकता है मेरे इस वाक्य से। जो व्यवस्थाएं बनी थी, शिक्षित लोग घूम रहे थे, उनके पास ज्ञान नहीं था, डिग्रियां लेकर के लोग घूम रहे हैं, चपरासी की नौकरी की औकात नहीं है उनकी, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि आज भी ऐसे संस्थान जो राजनेताओं की संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज बना ली हैं, वो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। आप खरीद लिए, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था थोड़े दिन पहले, तो उन डिग्रीधारी फर्जी डिग्रीधारियों को कौन नौकरी देगा? ना पवन जी देंगे, ना जो है लोहिया जी देंगे, और ना मैं और आपका संस्थान देगा ऐसे लोगों को जिनके पास केवल डिग्री है पर ज्ञान नहीं है। तो ये जो परिस्थितियां चेंज हुई, आप रुकिए 1 मिनट, ये परिस्थितियां चेंज हुई हैं। चेंज करने का जो फार्मूला आया है उस फार्मूलों से देश में बड़ा बदलाव आया है। आज हम वैश्विक स्तर पर देखिए, एक जमाना था पाकिस्तान के बराबर में बैठ करके बात करने के लिए डोजियर सौंपती थी भारत की सरकार पाकिस्तान को, कमजोर देश को, और वही डोजियर के आधार पर वो हमारे यहाँ जांच पड़ताल करता घूमता था। चेंज हुआ है पैटर्न। उसके बाद आप देखिए, जो चीन को सामने खड़े होने की ताकत नहीं होती थी, ठीक है सुरेश जी, आपने कहा कि फर्जी कॉलेज है, फर्जी डिग्रियां है। सर मेरे पास भी उतना ही वक्त है। अगर फर्जी डिग्रियां, फर्जी कॉलेज है तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उन पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, आज यूक्रेन और रूस के मामले में जो परिस्थितियां बनी हुई है, सारा विश्व किसके साथ खड़ा हुआ है? सामने आकर के खड़ा हो रहा है। क्यों सहयोग मान रहे हैं भारत से? ये परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन सुरेश जी थोड़ा भारत में भी सहयोग की बात जब हम ये परिवर्तन, आप तो एकदम सब बातें कर देते हैं उनकी तरफ, आप बिचौलियों के कर रहे हो। व्यापम जैसा घोटाला इनके राज में हुआ। सुरेश जी आप कभी सीधी बात नहीं करते, हमेशा उनका पक्ष लेके बात करते हो। आप बताइए ना, व्यापम का घोटाला कितने हुआ था? फर्जी कॉलेज है तो किसको बंद करना चाहिए, किसको कार्रवाई करनी चाहिए? हिंदू वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, इस पर उलझे। अरे अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप, काम की बात ही नहीं कर रहे हो। आप हमेशा यही बात करते हो सुरेश जी। अभी आप बोल रहे बिचौलियों की बात, अगर कॉलेज फर्जी थे तो कॉलेज पे किसको कार्रवाई करनी चाहिए? व्यापम का घोटाला किसके शासनकाल में हुआ? व्यापम का घोटाला किसके शासनकाल में हुआ? सुरेश जी भले ये कहें कि उन नौजवानों के पास जो देश का गौरव बढ़ रहा है वो बातें मैं ठीक है, गौरव बढ़ना अच्छी बात है सुरेश जी, उससे किसी को इनकार नहीं है। सुरेश जी किसी को इनकार नहीं है, गौरव बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश का नौजवान
हुए हैं आप। अगर उसे आप भटकाया केवल गया, नकारात्मकता अगर में फर्जी फंसे हुए हैं, कॉलेज सारे खोले दिन गए, भर फर्जी नकारात्मकता डिग्रियां की दी बातें गई, करते तो हैं भी आप। उसका राइट एक आध है बार कि उसे नौकरी मिलनी चाहिए आइए या आप। उसे आय का कोई साधन उपलब्ध होना चाहिए। वो कैसे अपनी आजीविका चलाएगा? लोया साहब, अगर लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नौजवान जिन्हें भटकाया गया उनके लिए भी आजीविका होनी चाहिए ना। ये कौन तय करेगा? ये सरकारें तय करेंगी, और हम काम करने वाली सरकारें, इसीलिए तो लोग और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं। नहीं तो आपको मालूम है कि ये उम्मीद आपने कभी कांग्रेस और उनकी सरकारों से नहीं करी, और हम तो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि आप और इस देश की 135 करोड़ जनता जो भी सरकार में होगा उससे सवाल पूछेंगे सर, जो भी सरकार में होगा, कांग्रेस होगी तो उससे पूछा जाएगा भी आप, इसलिए मैं न्याय आपसे होने पूछ की रही हूँ। संभावना है। और नाजनीन जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ईमानदारी से न्याय होने की संभावना है, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट नीति है, हमारे पास सही दिशा है, और हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इसलिए हमसे उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें होना बड़ा स्वाभाविक है। इन उम्मीदों पर भी हमें गर्व है, और जनता की ये जो उम्मीदें हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम उन पर जनता आपको पसंद कर रही है, और जनता आपको इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि आप उसके लिए काम करें। अगर कोई नौजवान जिसे बहकाया गया, भटकाया गया, उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप स्टार्टअप की नीति की बात करते हैं, तो फिर ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ, जिन्हें आप कह रहे हैं कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो स्टार्टअप भी कैसे करेंगे? वो कैसे समझेंगे चीजों को? ये एक बड़ा प्रश्न है सर, इसे समझना होगा। नाजनीन जी, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 12 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक हमने इस मध्य प्रदेश के 5,12,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया। उसकी सूची उपलब्ध करा दी। आप लोग के आंकड़ों की तो बाजी करी आप लोग को। आपने इतने साल तक सरकार कर लिया, फिर भी बेरोजगारी है। आपकी नीतियां इतनी अच्छी, फिर भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे क्या बात करते हैं आप कुछ काम नहीं करोगे, आप सिर्फ बतौलेबाजी करोगे, और अब आपको चुनाव दिख रहा है, चुनाव के बाद ही आप काम करोगे। बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन जीत की बिसात पर एक नहीं, दो नहीं, तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन देखना होगा कि जनता इन मुद्दों को अपने तराजू पर किस तरह से तौलती है, समझती है और वोट देती है। और देखना होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में कौन सा दांव चल पाती है और जनता का मन जीत पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।